टीम दृष्टि प्रस्तुत कर रही है किताबों की एक नई श्रृंखला प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। इस सीरीज में हैं 6 पुस्तकें जिनकी मदद से आप कर सकेंगे प्रीलिम्स परीक्षा के लिए 10,000 से अधिक प्रश्नों का अभ्यास, ताकि परीक्षा में अधिकांश प्रश्न आपको जाने पहचाने से लगें और आप आसानी से भेद सकें प्रीलिम्स का चक्रव्यूह। इन किताबों में शामिल हैं आज तक पूछे गए व भविष्य के लिए संभावित सभी प्रश्न, आईएएस, पीसीएस, यूजीसी नेट, सीडीएस, एनडीए व सीएपीएफ आदि सभी परीक्षाओं के प्रश्नों का संकलन, प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की विस्तृत व्याख्या। प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज की 6 किताबें हैं। भारतीय संविधान व राज्य व्यवस्था 1600 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय इतिहास एवं कला संस्कृति 2300 से ज्यादा प्रश्न, भूगोल एवं पर्यावरण पारिस्थितिकी 2500 से ज्यादा प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था 1200 से ज्यादा प्रश्न, सामान्य विज्ञान एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी 1500 से ज्यादा प्रश्न, भारत 2020 बजट, आर्थिक सर्वेक्षण व करंट अफेयर्स, इसमें हैं 1500 से ज्यादा प्रश्न। खरीदने के लिए संपर्क कीजिए अपनी नजदीकी बुक शॉप से या विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट drishtiis.com या मंगवा लीजिए अमेज़ॉन अथवा फ्लिपकार्ट से। आपकी सुविधा के लिए इन किताबों के डायरेक्ट लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीजें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का लिंक स्थापित करते हैं यूपीएससी सिलेबस के साथ। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 21 जुलाई को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है रूल ऑफ मॉब और एडिटोरियल में बताया गया है कि जो मॉब लिंचिंग की लगातार घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे ये ऐसा लगता है कि जो कानून का शासन है वो कई सारे राज्यों में भंग हो चुका है। तो आइए आप देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये डायरेक्टली लिंक होता है जीएस पेपर 2 के साथ, जहाँ की गवर्नेंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अंतर्गत इसको जोड़ के देखा जा सकता है फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट से, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। और साथ ही साथ इसको जोड़ा जा सकता है फंक्शनिंग ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, और ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस से भी जुड़ता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए समझते हैं कि मसला क्या है। तो आप देख सकते हैं इस मैप में असम को, और ये घटना हुई है असम के करीमगंज जिले में, जो कि यहाँ है। और आप देख सकते हैं कि असम 2 जगह बांग्लादेश से जुड़ता है, एक है ये वाला एरिया और दूसरा है यहाँ। और हमें पता होना चाहिए कि भारत की जो बांग्लादेश के साथ सीमा है वो है 4096 किलोमीटर्स, और भारत की जो सीमा बांग्लादेश के साथ है ये बाकी सारे देशों जिनके साथ भारत लैंड बॉर्डर शेयर करता है, जैसे कि चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार, नेपाल, इन सब से ज़्यादा है। और यहाँ मामला था कैटल स्मगलिंग का। तो भारत से बांग्लादेश में काफ़ी ज़्यादा कैटल स्मगलिंग होती है और भारत ने पूरी तरीके से बैन लगाया हुआ है कि कोई भी लाइव स्टॉक यानी कि कैटल वगैरह भारत से बांग्लादेश नहीं ले जाया जा सकता है। और इसी वजह से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैटल स्मगलिंग होती है और इसको रोकने का प्रयास बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो भारत की सीमा की तरफ तैनात है और बॉर्डर गार्ड्स ऑफ बांग्लादेश जो कि बांग्लादेश सीमा में है, उनकी तरफ से होता है। लेकिन फिर भी कैटल स्मगलिंग के बहुत सारी घटनाएं सामने आती हैं। और ये जो घटना 18 जुलाई को हुई है, इसमें 3 बांग्लादेशी कैटल स्मगलर्स को एक भीड़ ने लिंच कर दिया, यानी उन्हें पीट पीट के मार दिया गया। और ये दूसरी घटना थी ऐसी हाल ही के दिनों में। इससे पहले की एक घटना में एक बांग्लादेशी कैटल स्मगलर को भी भीड़ ने पीट कर मार दिया था। तो यहाँ जो दोनों मुद्दे सामने आ रहे हैं, एक तो है कैटल स्मगलिंग का और दूसरा है मॉब लिंचिंग का, और दोनों ही अपने आप में चिंताजनक हैं। तो यहाँ कुछ और बातें हमें पता होनी चाहिए। तो जैसे कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, ये इंडियन साइड ऑफ द बॉर्डर को गार्ड कर रही है, और ऐसे ही बॉर्डर गार्ड ऑफ बांग्लादेश की सीमा को गार्ड करते हैं। और बहुत सारे कैटल स्मगलिंग गैंग्स हैं जिनमें कि
भारतीय लोग भी शामिल हैं और बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। और इसकी मुख्य वजह है कि भारत सरकार के द्वारा जो लाइव स्टॉक के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया हुआ है, और इस वजह से जब गाय को इलीगली स्मगल करके भारत से बांग्लादेश ले जाया जाता है तो उसके मूल्य में वृद्धि जो होती है उसको आप ऐसे देख सकते हैं कि अगर वो 60,000 बांग्लादेशी टका का मूल्य उसका भारत में है तो बांग्लादेश की सीमा पार करते ही उसका मूल्य हो जाता है करीब करीब 1.5 लाख टका। तो इस वजह से जो कैटल स्मगलर्स हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है और इसी वजह से ये स्मगलिंग काफ़ी होती है। और जो भारत बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी इस तरीके का है कि वहाँ इस स्मगलिंग को काफ़ी ज़्यादा सहूलियत होती है। एक तो बॉर्डर की साइज़ बहुत ज़्यादा है, भारत सबसे लंबा बॉर्डर बांग्लादेश के साथ ही शेयर करता है, और जो ट्रांस बॉर्डर नदियाँ हैं इनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को पूरे बॉर्डर की सुरक्षा करने में। और बहुत ही घने जंगल भी हैं, इससे भी कैटल स्मगलर्स को फ़ायदा मिलता है। तो ना केवल जानवर बल्कि और भी अलग कॉन्ट्राबैंड को स्मगल किया जाता है जैसे कि ड्रग्स इत्यादि। और कैटल स्मगलिंग के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा कैटल पॉपुलेशन है पूरे विश्व में, करीब करीब 300 मिलियन से ऊपर, जबकि बांग्लादेश में जो कैटल पॉपुलेशन है वो सिर्फ 25 मिलियन के करीब है। और इस वजह से भी बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, खासतौर से उनके फेस्टिवल सीजन के दौरान। और इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा मामला है वो है भीड़ के द्वारा व्यक्ति की हत्या करने का, जिसको अंग्रेजी में लिंचिंग कहा जाता है। तो हाल फिलहाल में देखा गया है कि मॉब लिंचिंग या भीड़ के द्वारा हत्या करने वाले कई सारे मामले भारत के विभिन्न जगहों पे सामने आए हैं, और ज़्यादातर केसेस में ये फॉल्स र्यूमर्स की वजह से हुए हैं जो कि सोशल मीडिया के द्वारा तेजी से फैलाए गए हैं। इनमें कभी कभी ये कहा गया है कि कुछ लोग घूम रहे हैं जो कि चाइल्ड लिफ्टर्स हैं, यानी कि बच्चे चुराने वाले लोग हैं। कभी कहा जाता है कि कुछ व्यक्तियों ने गौ हत्या की है, कभी किसी पे आरोप लगाया जाता है कि वो डायन है। तो इस तरीके के मामले सामने आते हैं और इनकी सच्चाई को बिना जाने लोग भीड़ में शामिल हो जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का संज्ञान जुलाई 2018 में लिया जब उन्होंने एक डायरेक्टिव इशू किया कि पार्लियामेंट के द्वारा एक कानून बनाया जाना चाहिए जो कि ऐसे अपराधों जिनसे कि जो कानून व्यवस्था है उस पर गलत प्रभाव पड़ता है और जो सामाजिक समरसता है उसको भी गलत रूप से प्रभावित करती है, उसके खिलाफ पार्लियामेंट को चाहिए कि एक कानून बनाए। और कुछ राज्य सरकारों ने ऐसा किया भी है, जिसमें कि मणिपुर पहला राज्य था जिसने एंटी लिंचिंग लॉ बनाया, और उसके बाद राजस्थान ने भी ऐसा ही कानून बनाया है। ये आपको प्रीलिम्स के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ये आपको पता होना चाहिए और पूछी भी जा सकती है। लेकिन कानून तो एक मसला है, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि पुलिस और सोसाइटी किस तरीके से मॉब वायलेंस को देखती है, मॉब लिंचिंग को देखती है। तो कहीं ना कहीं समाज की तरफ से भी एक सैंक्शन मिला हुआ है, इंस्टेंट जस्टिस, यानी कि तत्काल जो न्याय लगता है कि मॉब ने कर दिया है, लेकिन वो सरासर गलत है। और दूसरी जो बात है कि सोसाइटी में एक परसेप्शन बन गया है कि अगर हम नॉर्मल न्यायिक प्रक्रिया से जाएंगे तो जो अपराधी हैं वो छूट जाएंगे। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं जो मॉब जस्टिस वाली बात आई है उसको बढ़ावा मिला है, और इसलिए एक सोसाइटी में भी चेंज लाने की जरूरत है कि जो न्याय प्रक्रिया है उसको अपना कार्य पूरा करने दिया जाना चाहिए। और हाँ, उसमें भी जो सुधार की आवश्यकता है वो भी जल्दी से जल्दी किए जाने चाहिए, ताकि जो अभी लंबा समय लगता है वो ना लगे। तो इस बैकग्राउंड के बाद आइए अब देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल बताता है कि 18 जुलाई को दक्षिणी असम के करीमगंज जिले में बांग्लादेश के मवेशी चोर होने के संदेह में 3 लोगों को भीड़ के द्वारा पीट पीट कर मार डाला गया, और ये घटना उस क्षेत्र में दूसरी घटना थी। इससे पूर्व 1 जून को भारत बांग्लादेश सीमा से 3 किलोमीटर दूर एक चाय बागान में भी एक बांग्लादेशी नागरिक की भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी कि वो एक कैटल स्मगलर है। एडिटोरियल कहता है कि चोर या तस्कर होने के संदेह अथवा अन्य किसी आरोप पर भी भीड़ द्वारा की जाने वाली ये हत्याएं विधि व्यवस्था यानी कि जो कानून व्यवस्था है उस पर लोगों के भरोसे की कमी की ओर इशारा करती है, और इससे एक तरीके का लॉलेसनेस यानी कि अराजकता का माहौल भी पैदा होता है। और अगर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2017 के आंकड़ों की बात की जाए तो उसके अनुसार असम देश के उच्चतम अपराध दर वाले राज्यों में से एक है। और दूसरी जो बात नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट में आई है
कि असम में 1 लाख जनसंख्या पर 143 अपराध दर्ज किए गए थे, लेकिन एडिटोरियल का मानना है कि इसकी वास्तविक संख्या हो सकता है इससे ज़्यादा हो, क्योंकि अपराधों को दर्ज करने में पुलिस हमेशा एक लापरवाही या मनमानेपन का रवैया रखती है। और एडिटोरियल आगे कहता है कि हाल ही के वर्षों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं में काफ़ी वृद्धि हुई है और इसमें सोशल मीडिया की भी एक अहम भूमिका नजर आती है। सोशल मीडिया के द्वारा अफवाहों और दुर्भावनापूर्ण विचारों के प्रचार काफ़ी आसानी से और काफ़ी जल्दी हो जाते हैं और इसमें खास तौर से गौ हत्या, बच्चों के अपहरण और चोरी के झूठे आरोपों के द्वारा भीड़ को उकसाया जाता है। भीड़ के द्वारा जो हिंसा हो रही है उसके शिकार प्रायः देखा गया है कि संवेदनशील या कमजोर समूहों के लोग ही हुए हैं। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि मॉब लिंचिंग एक घृणित प्रवृत्ति है जिसका एक स्वस्थ लोकतांत्रिक समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। और मॉब लिंचिंग की बढ़ती हुई घटनाएं न केवल सरकार के लिए बल्कि समाज के लिए भी एक चिंता का मुख्य विषय होना चाहिए, क्योंकि भीड़ द्वारा हिंसा कहीं ना कहीं लॉ इन्फोर्समेंट की विफलता का तो संकेत है ही, लेकिन साथ ही साथ इसमें जो और खतरनाक प्रवृत्ति नजर आती है वो ये है कि जो मॉब हिंसा में शामिल है यानी कि भीड़ हिंसा में शामिल है उन लोगों का ये विश्वास कि उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये भी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये भी देखने में आ रहा है कि मॉब लिंचिंग की घटनाओं को भी समाज का समर्थन प्राप्त है और दूसरी ओर पुलिस के द्वारा जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जैसी कार्रवाई हो रही है उसको भी लोग कहीं ना कहीं समर्थन दे रहे हैं। और ये दोनों ही घटनाएं अपने आप में एक अच्छे लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं इससे विधि का शासन नहीं रहता है और ये अपनी मनमानी करने वाली बात बन जाती है। और एडिटोरियल भी कहता है कि भीड़ द्वारा की जाने वाली हिंसा देश की छवि को भी खराब करती है और इस पर रोक लगाने के लिए पुलिस के सशक्त हस्तक्षेप की आवश्यकता है। और अंत में एडिटोरियल यही कहता है कि भीड़ के द्वारा की जाने वाली हिंसा को जो समर्थन मिल रहा है सामाजिक स्वीकृति से, उस पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। और ये काम न केवल राजनेताओं को करने की जरूरत है बल्कि समाज के हर एक व्यक्ति जो कि जागरूक है उसे भी करने की जरूरत है। तो ये था एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का 2018 का डायरेक्टिव, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट को ये कहा था कि जो बढ़ती हुई मॉब लिंचिंग की घटनाएं हैं उस पर कोई ना कोई कानून बना के रोकथाम करने की जरूरत है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो राज्य सरकारें हैं उन्हें एक सीनियर पुलिस ऑफिसर को डेजिग्नेट करना चाहिए हर डिस्ट्रिक्ट में, ताकि वो ऐसे कदम उठा सके कि जो मॉब लिंचिंग या मॉब वायलेंस की घटनाएं हैं उन पे काबू किया जा सके। और राज्य सरकारों को डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई करना है, सब डिविजन्स को आइडेंटिफाई करना है, गाँव को आइडेंटिफाई करना है जहाँ की इस तरीके की घटनाएं हुई हैं। और हर पुलिस ऑफिसर का ये कर्तव्य होगा कि वो ऐसी मॉब या ऐसी भीड़ को तितर बितर करे जो कि किसी भी तरीके का वायलेंस या भीड़ वाला न्याय करने की कोशिश कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे किसी भी मैसेज, वीडियो या अन्य किसी मटेरियल को फैलने से रोकना चाहिए जिसके द्वारा ऐसी घटनाओं के लिए भीड़ को उकसाया जाता है। और ऐसे मैसेज फैलाने वालों पर भी FIR रजिस्टर की जानी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो राज्य सरकारें हैं उन्हें जो भीड़ की वायलेंस के विक्टिम हैं उनके लिए एक कॉम्पेंसेशन स्कीम भी लागू करनी चाहिए। और इस तरीके की लिंचिंग या मॉब वायलेंस जैसी घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट जो कि इसी के लिए डेजिग्नेटेड हों उनमें चलाया जाना चाहिए और जो ट्रायल है उसको 6 महीने के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जो मॉब वायलेंस की घटनाएं में अभियुक्त हैं और जिन पे दोष साबित हो जाता है उनको चाहिए कि ट्रायल कोर्ट मैक्सिमम सेंटेंस दे ताकि दूसरे लोगों के लिए भी एग्जाम्पल बन सके। और कोई भी पुलिस ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई अन्य अधिकारी भी अगर वो अपनी ड्यूटी करने में असमर्थ रहता है तो उसे भी डेलिब्रेट नेग्लिजेंस माना जाएगा और ऐसे अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए अगर वो मॉब वायलेंस को रोकने में सक्षम नहीं होते हैं। तो ये सब था आज के एडिटोरियल में। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं आपसे प्रीलिम्स और मेंस में। तो प्रीलिम्स में आपसे सवाल पूछा जा सकता है बांग्लादेश बॉर्डर के बारे में, तो इसकी लेंथ के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा है भारत की सीमा किसी भी दूसरे देश के साथ, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भारत बांग्लादेश सीमा पर तैनात है। दूसरा सवाल आपसे लिंचिंग के ऊपर हो सकता है
तो किन राज्य सरकारों ने कानून बनाए हैं एंटी लिंचिंग? तो इसमें मणिपुर और राजस्थान प्रमुख हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कब आया था? तो ये 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्टिव्स दी थी केंद्र को और राज्य सरकारों को लिंचिंग रोकने के लिए। अगर मेंस की बात की जाए तो फिर से लिंचिंग के मामले पे आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि किस तरीके से अगर मॉब वायलेंस होती है तो कानून व्यवस्था किस तरीके से प्रभावित होती है, क्या फैक्टर्स हैं जो कि मॉब वायलेंस को बढ़ावा देते हैं, इसको किस तरीके से रोका जा सकता है, सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, क्या और कदम उठाए जा सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों पे आपको तैयार होना चाहिए। कैटल स्मगलिंग को लेकर भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्या कारण है कि भारत से बांग्लादेश में कैटल स्मगलिंग काफ़ी होती है और इसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।